नमस्कार दोस्तों, हम एलपीपी का रिवीजन स्टार्ट कर चुके थे और एक क्लास अपनी रिवीजन की हो चुकी है और मैंने कहा था 3-4 क्लासेस के अंदर ये एलपीपी हम पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। एक एक चीज़ हम फटाफट चीज़ें कर रहे हैं। जो भी आपके काम की चीज़ें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपको याद रखनी है, जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो भी साथ साथ में आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि किस प्रकार की क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, तो उनका भी साथ साथ में आपको रिवीजन करते रहना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने एलपीपी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सभी के बारे में हमने बात कर लिया कि एलपीपी की परिभाषा क्या थी, क्या किस प्रकार हम काम में लेते हैं, एलपीपी की क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में हमने बात किया। एलपीपी के 3 भाग होते हैं। उद्देश्य फलन के बारे में हमने बात किया, प्रतिबंध आपको दिए जाएंगे या समीकरणों के रूप में आपको दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद ऋणेतर चर। तो इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं और धीरे धीरे इसके सॉल्यूशन के तरफ भी हम बढ़ रहे थे। और सबसे पहला हम ग्राफीय विधि द्वारा जो एलपीपी है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे। सुसंगत हल, फेजिबल सॉल्यूशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात किया था। और साथ में आपको मैंने बताया था सिंप्लेक्स मेथड, ये भी हम अच्छे से एक क्लास प्रॉपर इसकी होगी सिंप्लेक्स मेथड की, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लेक्स मेथड से, और जो अभी जो हमने पढ़ा है ग्राफीय विधि उससे भी वहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो आपको मैं साथ साथ में बताता चल रहा हूँ। परिवहन समस्या से एक क्वेश्चन आपका बनता है, तो इस प्रकार एक एक क्वेश्चन के जो चीज़ें हैं कहाँ से बनते हैं वो आपके साथ में साझा करता हुआ चल रहा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं आगे बेसिक सॉल्यूशन, या जिसे इंग्लिश के अंदर कहेंगे आधारी हल। फटाफट कोई थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, थ्योरी वाला काम यानी जो चीज़ें लिखानी थी नोट्सों वाला काम मैं करवा चुका हूँ। अब सीधे हम डायरेक्ट जो हमारी बात है, मेन बात, उस पर हम आएंगे। आधारी हल, आधारी हल ऊपर तक दिख नहीं रहा है ना, ये देखो अब दिख जाएगा, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन इंग्लिश के अंदर कहेंगे और हिंदी के अंदर आधारी हल। देखो सीधी सी बात है, जो चीजें आपको पढ़नी है यहां पर मैं आपके लिए बता देता हूं। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए इसके अंदर सीधे तौर पर बेसिक सॉल्यूशन आपसे पूछेगा कि इसके बेसिक सॉल्यूशन के मान, बेसिक सॉल्यूशन का मान कितना होगा, कितने इसके आधारी हल हो सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सीधा हम यहां से बात करेंगे। मान लीजिए आपको देखिए एक तो ऐसे देगा, z बराबर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, मान लीजिए c1x1 प्लस c2x2, इस प्रकार आपको कहा है, और मैक्सिमम मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ भी इस प्रकार की चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन आधारी हल आपसे कह देगा कि बेसिक सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो आपको प्रतिबंध दिए हैं, जैसे इस प्रकार आपको प्रतिबंध देगा 3x1, इस प्रकार मान लीजिए कुछ भी यहाँ ये दो चीज मान रखिए x y के रूप में, मान लीजिए x y c3z के रूप में भी आप मान सकते हैं, y सीधा y आएगा, ऐसे जो हम मानते आ रहे हैं वैसे मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो समीकरण दे रखी हैं वो आपको देखनी है। अब देखो मान लो एक समीकरण आपको इस प्रकार दे दी, प्लस का z बराबर 3, एक समीकरण आपको इस प्रकार दे दी 6x प्लस का 5y प्लस का 2z बराबर 6, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, देखो ध्यान से जो चीजें समझा रहा हूं वो चीजें समझते चलो। सबसे पहला काम समीकरण देखनी है, कितनी संख्या है, समीकरण की संख्या 2 है। दूसरी चीज आपको चेक करनी है चरों की संख्या, चरों की संख्या, चरों की संख्या देखो किसके अंदर कितने स्वेच्छ अचर हैं, आप देख सकते हैं कितने इसके अंदर चर होंगे। तो आप देखिए देख पा रहे होंगे 1, 2 और 3, इसके अंदर 3 आपके चर हैं। तो यानी अगर निकाय के अंदर n तो चर हों, n चर तथा m समीकरण, देखो आपको यहां पर जीरो करके सॉल्यूशन निकालना है, यानी एक चर को आप जीरो करके, अब यहाँ पे देखो 3 समीकरण है तो इसमें एक चर को जीरो मान लेंगे, 2 को हल करके x y के मान निकालेंगे, तीनों को एक साथ लिख देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका हल आ जाएगा। लाइट भाई कम ज्यादा हो जाती है कई बार, ठीक है। चरों की संख्या, तो यानी सबसे पहले काम क्या करना है, n माइनस m चरों को शून्य के बराबर रखना है, चरों को शून्य के बराबर रखना है। देखो ये स्टेप बता रहा हूं, ये चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहले समीकरण देखनी है, सीधा आपको सॉल्यूशन जो मेन चीज है वही बता रहा हूं। सबसे पहले समीकरण देखोगे, कितनी समीकरण है 2, और यहां पर चरों की संख्या कितनी है 3। तो उसके बाद क्या करना है, n माइनस m, n चरों की संख्या है, m क्या है आपकी समीकरण है, n माइनस m करेंगे, n माइनस m करेंगे यानी 3 माइनस 2, यानी एक चर को आपको शून्य के बराबर रखकर बाकी सारे चर ज्ञात करने हैं। अब एक चर को शून्य के बराबर, मान लीजिए इसमें सबसे पहले आपने x बराबर 0 ले लिया, फिर ये 2 समीकरण बन गई आपके पास। अभी देखो इन दोनों समीकरण की सहायता से आप इन्हें सोल्व करके मान निकाल सकते हैं। y और z के मान यहाँ से आएंगे तो उन्हें फिर एक साथ लिख देंगे 0, y, z, ये मान आएंगे। फिर आप दोबारा y बराबर 0 रखें, ऐसे ही z बराबर 0 रखकर अलग अलग मान आएंगे, यानी y बराबर 0 रखा तो ये x 0 z, और ये हमने 0, 0 देखो सॉरी
ये x, y, z, यानी इस प्रकार के मान आपके पास आएंगे। एक एक चर को 0 के बराबर रखना है, क्यों? क्योंकि n माइनस m करने पर आपको n माइनस m चरों को शून्य के बराबर रखना है, n माइनस m चरों को शून्य के बराबर आपको रखना है। तो यहाँ पर एक मान आया, तो यानी एक एक चर को शून्य के बराबर रखना है, बाकी सारे हल ज्ञात करेंगे। अब जो चर शून्य लेंगे, अब देखो यहाँ पर इसमें x आपका 0 लिया है, तो इसे आप आधारी हल नहीं कह सकते, ये आधारी चर होगा, आधारी चर, ये आधारी चर है। बाकी जो बच गए 0 के अलावा ये आपके आधारी चर होंगे। ध्यान से सुन लो इन चीजों को, यहां पर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। आधारी चर कौन से होते हैं, यानी जो अशून्य अवयव होते हैं वो आपके आधारी चर होंगे, और जो शून्य अवयव हैं वो अआधारी चर होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, अब आधारी हल कब विद्यमान होगा, ये तो हमने बात की आधारी चरों के बारे में, हम स्टेप पर बढ़ रहे हैं, उस तरफ जो हमें वैल्यूज निकालनी है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका आधारी हल कब विद्यमान होगा। ठीक है, इस चीज को समझ गए ना। आधारी हल तभी विद्यमान होगा, 2-3 कंडीशन लिखनी है आपको। आधारी हलों की संख्या भी कहेगा कि कितनी होगी। आधारी हल तभी विद्यमान होगा, आधारी हल तभी विद्यमान होगा। ठीक है, नंबर 1 कौन सी कंडीशन में होगा। देखो, सबसे पहले तो मैंने अभी बात की आपके लिए कि आधारी चर कौन सा होगा, जो अशून्य अवयव हैं, जो अशून्य अवयव हैं वो आपके आधारी चर हैं, और अआधारी चर जो शून्य अवयव आएगा, जैसे आपने x बराबर 0 लिया तो वो x क्या है, अआधारी चर है, और आपने जो y और z के मान निकाले वो क्या होंगे, आपके आधारी चर। तो यानी अब क्या करना है, जो जितने भी आपके आधारी चर आए उनके सारणिक का मान देखना है, उनके सारणिक का मान, जितने भी आपके आधारी चर आएंगे, ये बात लिख सकते हैं, जब आधारी चरों के गुणांकों का सारणिक, चरों के गुणांकों के सारणिक का मान, अब उनके गुणांकों का आप सारणिक का मान अशून्य हो, अशून्य यानी 0 ना आए, अर्थात आप कह सकते हैं क्या बात है, चरों के संगत सदिश रैखिक स्वतंत्र हो, चरों के सदिश है वो रैखिक स्वतंत्र हो, चरों के संगत सदिश, चरों के, फटाफट चीजें हम कर रहे हैं, संगत सदिश क्या हो, रैखिक सदिश हो, यानी एक घात स्वतंत्र, LI आपने ये चीजें पहले जान चुके हैं, एक घात स्वतंत्र हो, यानी LI कह सकते हैं आप। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट। जब आधारी चरों के गुणांकों का सारणिक का मान क्या हो, अशून्य होना चाहिए, यानी आपने x बराबर 0 लिया और y और z के जो भी मान आएंगे समीकरण बना, मान लीजिए इस प्रकार बना है 2y प्लस का 3z बराबर 6, 3y प्लस का 5z बराबर 6, 4। अब इनके गुणांकों का, आधारी चर तो यही है y और z, अब इनके गुणांकों का आपको सारणी का मान निकालना है। देखो इस प्रकार 2, 3, 3, 5। अब ये क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। अगर नॉट इक्वल 0 आता है तो ही आपका आधारी हल विद्यमान होगा। ये छोटी छोटी कंडीशन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधारी चर होने की शर्त पूछ सकता है, आधारी हल होने की शर्त पूछ सकता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बताएगा कि जो चरों के संगत सदिश हैं वो रैखिक सदिश हो, एक घात स्वतंत्र हो। ये लाइन इंपॉर्टेंट आपकी, संगत सदिश हैं वो क्या हो, एक घात स्वतंत्र हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम के अंदर सत्य असत्य कथन भी पूछे जाते हैं, तो उनमें आधारी हल होने के लिए ये भी पूछ सकता है, आधारी हल तभी विद्यमान होगा। तो 2-3 कंडीशन आपको देगा। तो यहां पर ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी, कि एक घात स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरी लाइन हम बात करें आधारी हलों की संख्या, आधारी हलों की संख्या, आधारी हलों की जो संख्या है, आधारी हलों की संख्या इस प्रकार निकलेगी, किस प्रकार, NCM, NCM। समझ गए बात को, कैसे, यानी इसका आपको संचय लेना है। n तो क्या थे, चरों की संख्या, m थी आपके समीकरणों की संख्या, समीकरण की संख्या, ये है चरों की संख्या। समझे बात को, ये तो है चरों की संख्या, ये है समीकरण NCM। ठीक है, जैसे यहां पर हमने तीन तो चर थे और 2 है आपकी समीकरण, तो कैसे कितने हालात बन जाएंगे इसके, 3C2। अब 3C2 को आपको सोल्व करना आता है,
देखो 3c2 को आपको सोल्व करना आता है, 3 का 2 तक प्रसार कर दो और 2 का 1 तक कर दो, तो यानी 3 हल आपके होंगे। ठीक है, इसी प्रकार तो हम संचय को हल करते आए हैं। ठीक है, तो यानी 3 हल इसके होंगे, तो ये कंडीशन हो गई। एक कंडीशन और हो सकती है कि आधारी हल हैं उनकी संख्या सीमित होती है। अब देखो यहाँ पर आधारी हल आए हैं, 3 ही हल आए हैं, सीमित है, जितने उसके रिजल्ट आएंगे वो सारे सीमित होंगे। तो तीसरी कंडीशन आप लिख सकते हैं आधारी हलों की संख्या सीमित होती है। बिल्कुल सरल बुक है भाई, बिल्कुल कंसेप्ट बेस है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आधारी हलों की संख्या सीमित होती है, आधारी हलों की संख्या सीमित होती है। देखो मैं ये रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन ऐसे ही होता है। अगर आपको क्लास देखनी है, अगर आपको चीज़ें थोड़ी बहुत दिक्कतें लग रही हैं कि सर जल्दी करवा रहे हैं या आप कैसे करवा रहे हैं, देखो इसकी क्लास आप प्रॉपर देख सकते हैं। इसी के अंदर लगभग मैंने 2 घंटे आपको पढ़ाया है यही टॉपिक के अंदर, लेकिन अब तो आपने पढ़ रखा है इसलिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ। बस आपको मैंने साथ साथ में कहा है कि जो बुक चले उसके अकॉर्डिंग आपको साथ में ओपन कर लेनी है और साथ साथ में पढ़ते चलें, साथ साथ में रिवाइज करते रहें। 2-2 3-3 बार पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आधारी हलों की संख्या सीमित होती है। शाबाश। क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक जो चर हैं, क्योंकि जो आप प्रत्येक समीकरण के लिए कर रहे हैं, प्रत्येक समुच्चय या जो प्रत्येक समीकरण है, प्रत्येक समुच्चय का एक घात समुच्चय होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है। बोलो कहाँ दिक्कत है भाई? कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बातें आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आधारी हलों की जो आधारी हल 2 प्रकार के होते हैं, अनअपभ्रष्ट, अपभ्रष्ट, यानी जिसके अंदर जो आपके अशून्य चर हैं, यानी जो आधारी हल आप निकाल रहे हैं, आधारी हल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अनअपभ्रष्ट, यानी जिसके अंदर आपने जो अनाधारी चर लिया है x बराबर 0, बाकी जो दोनों अवयव बच गए उनमें से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, y z है उनमें से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा अपभ्रष्ट क्या होगा? जिसके अंदर कम से कम एक 0, एक तो आपने x बराबर 0 लिया ही है, y और z में से एक 0 हो रहा है, तो वो आपका हो जाएगा। अब उसके बाद इसके सुसंगत हल की बात करते हैं, सीधी सी थ्योरी सुन सकते हैं इसकी। सुसंगत हल, देखिए वही सिस्टम होगा। सुसंगत हल हम पढ़ते आए हैं, आधारी हल का सुसंगत, आधारी हलों का सुसंगत कह सकते हैं आप, आधारी सुसंगत हल ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? सीधी सी बात है, वही जो चीजें हम पढ़ते आए हैं कि कोई रेखा आधारी सुसंगत हल होगा, यानी अगर उसका सुसंगत हल होता है, यानी कोई बिंदु है वो इसको संतुष्ट करता है इस समीकरण के सभी प्रतिबंधों को, तो उसका आधारी सुसंगत हल होगा। उसके अंदर क्या बात करते हैं कि ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करना चाहिए। अगर कोई भी मान नेगेटिव नहीं आना चाहिए, यानी जो चरों की संख्या है, चरों का मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x y z उनकी संख्या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो वस्तुएं हैं। हमने बात की थी पिछले क्लास के अंदर, कुर्सी या मेजों की संख्या आप कैसे 0 के बराबर कर रख सकते हैं, सॉरी माइनस कैसे लिख सकते हैं, -5 कुर्सी हो सकती है क्या, लेकिन 0 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो ऋणेतर प्रतिबंध का मतलब यही है कि उनके मान 0 या 0 से बड़े होना चाहिए। 0 हो सकते हैं, उनसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन माइनस में कभी नहीं होंगे। जहां भी माइनस में कहीं भी मान मिल जाए तो आप सीधा उस उत्तर को काट सकते हैं कि भाई साहब ये उत्तर आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बता दिया कि जो चरों की संख्या है, जो ऋणेतर चर हैं, वो हमेशा 0 या 0 से बड़े होंगे। ठीक है, ये तो सुसंगत हल के बारे में बात आ गया। अब एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आप इस कंसेप्ट को भी अच्छे से समझाएं, और इसी के साथ इस चीज़ को हम खत्म कर देंगे भाई, पूरा कर लेंगे, समाप्ति कर देंगे इसकी आधारी हल की, और 15-20 मिनट के अंदर इसको पूरा हमने कंप्लीट भी कर लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन देखो, इस प्रकार क्वेश्चन दिया है आपको, मैक्सिमम z आपको दिया है 2x प्लस का y प्लस का 2z, ये यानी मैक्सिमम मान इसका निकालना है। और आपको दिया है x प्लस वाई प्लस, ये समीकरण आपको दी है 2z बराबर 12 दिया है। एक आपको समीकरण दिया है इस प्रकार 3x प्लस का 5y प्लस 8z बराबर 12 दिया है, और 3x प्लस का 5y प्लस का 8z बराबर 50 दिया है। ठीक है, और ये ऋणेतर चर दिए हैं आपको x माइनस वाई, ये तो हमेशा पता है आपको 0 से बड़े होंगे का इष्टतम हल है,
का इष्टतम हल। तो सबसे पहले देखो इष्टतम हल या आधारी हल एक ही बात है। सबसे पहले इष्टतम हल पूछेगा, आधारी हल आपसे ज्ञात करने को पूछेगा, सुसंगत हल भी पूछ सकता है। आधारी हल तो सभी हो सकते हैं, लेकिन सुसंगत हल कौन सा नहीं होगा, जहां माइनस आता है वो सुसंगत हल आपका नहीं होगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने कहा जो समीकरण आए हैं वो समीकरण और चरों की संख्या को देखना है। तो चरों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3, यानी n का मान कितना है आपके पास 3। वही बात करें अम का मान, अम देखो कितने हैं यहाँ पर 2 ही, देखो अम का मान कितने हैं 3 ही अम है क्या, समीकरण 2 ही है, सॉरी भाई एक कौन सी वाली लिख दी मैंने, जैसे ये सेम ही लिख दी मैंने, सॉरी समीकरण 2 ही दे रखी है, ठीक है। समीकरण देख सकते हैं कितने हैं, अम का मान 2 है, तो यानी n माइनस अम आपको लिखना है। n माइनस अम क्यों, क्योंकि उतने अवयवों की संख्या आप 0 लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 2 बराबर 1, 1 आपको शून्य लेना है। यानी पहले देखो कैसे ले सकते हैं, पहले x को शून्य ले लिया, फिर इस रूप में समीकरण बनी उनको सोल्व कर लिया, फिर आप y को ले लें, फिर z को ले लें, इस प्रकार आपके पास 3 हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। 3 ही हल प्राप्त होंगे। आधारी हल कितने प्राप्त होंगे, देखो आधारी हलों की संख्या मैंने आपको निकालनी सिखाई थी ना, आधारी हलों की संख्या कैसे, NCM, तो यानी 3C2 और इसका मान आएगा 3, तो यानी 3 आपके सॉल्यूशन होंगे। कैसे, कंडीशन देखिए लागू करते हैं अपन। सबसे पहले मैं लेता हूं x बराबर 0। अब x बराबर 0 मैंने ले लिया क्योंकि ये क्या है आपका अनआधारी जर है जो शून्य होगा, एक अवयव आपको शून्य लेना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ रिजल्ट आया है 1 को शून्य लेकर, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बचेगा, y प्लस का 2z बराबर 12 और नीचे समीकरण बन गई 5y प्लस का 8z बराबर 50। अब देखो ऊपर वाली समीकरण को मैं 5 से गुणा करा दूं, 5 से गुणा कराया ये 10 हो गया, यहाँ कितना हो गया 12 पंजे 60। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, देखो ये से कैंसिल, यहाँ बच गया 2z, यहाँ बच गया 10, z का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब z का मान 5 यहाँ पर रख देंगे, 10 पंजे 50 और ये इधर जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो पहला आपके पास हल आ गया, पहला आधारी हल क्या आ गया 0, x का मान है, y का मान 2, z का मान 5, तो पहला आपके पास 0, 2, 5 आपके पास हल आ गया है, पहला हल 0, 2, 5। दूसरा अगर हम बात करें, इस बार कंडीशन ले लेते हैं y बराबर 0, y बराबर 0 लेंगे तो यानी यहाँ पर आपको 0 लेना है, तो 0 देखिए तो x बच गया आपके पास, 2z बच गया बराबर 12 बच गया, ऐसे ही नीचे देखेंगे तो 3x बच गया और इधर बच गया 8z बच गया, प्लस का चिन्ह है बराबर 50 है। अब देखो इसको सोल्व करें तो 3 से गुणा करा दें, संतुलित तो करने पड़ेगा, 3 दूआ 6 इसको कराया और यहाँ पर 12 3 36, तो यहाँ से देखो घटा देते हैं अपन, सभी चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2z बच गया, ये माइनस का है, देखो यहाँ बराबर माइनस का कितना बच गया 14, z का मान आ गया आपके पास 7 और ये z का मान 7 आप इस समीकरण के अंदर रखेंगे, 7 के 42 और ये इधर जाएगा 3x, इधर जाएगा तो माइनस का 6 बच गया, x का मान माइनस का 2 आ गया अभी। तो आपके पास बिंदु क्या आ गया, आधारी हल है वो आपके पास आ गया माइनस का x का मान 2 है 0 और 7, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे हल की तो यहाँ पर इस बार z बराबर 0 ले लेता हूँ मैं, इसको साफ कर लेता हूँ, z बराबर 0, z बराबर 0 लेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस का y बराबर 12 बच गया, इधर बच गया 3x प्लस का 5y बराबर 50 बच गया। इसको सोल्व करेंगे तो x z के मान मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, x और z के मान आ गए माइनस का 2 0,7, ये तो इस ऊपर वाले का गया ना, नीचे वाले का क्या है देख लेता हूँ मैं मिनट भी, सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, क्यों सॉल्यूशन में 5 7 0 आएगा, तो यानी जो समझाना है वो चीज़ें देखो, इसको सोल्व कर लेंगे अपन। तो ये 3 मान आपके पास आए हैं, आधारी हल कितने आ गए, देखो आधारी हल z मैक्सिमम आपको ज्ञात करना है, ध्यान में रहे, z मैक्सिमम का जो समीकरण था वो आपको इस प्रकार दिया है 2x प्लस वाई प्लस का 2z। तो आपके पास आधारी हल आ गए हैं कौन कौन से, देखो एक तो 0,2,5 माइनस 2,0,7 और 5 7,0, ये तो है आधारी हल। लेकिन वहीं आपसे सुसंगत हल पूछ ले, ये ऐसा भी पूछेगा कि इसके सुसंगत हल कितने हैं, तो सुसंगत हल आप बता सकते हैं ना, सुसंगत हल मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जिसके अंदर भी माइनस ऋणात्तर आएगा वो आपका सुसंगत हल नहीं हो सकता, तो ये आपका सुसंगत हल नहीं होगा। सुसंगत हल सिर्फ 2 होंगे, 0,2,5 5,7,0। अब इनसे
सुसंगत हल से इष्टतम हल निकलते हैं, अधिकतम वाले मान निकलते हैं। तो इन दो की सहायता से आप ये मान रख दो और देख लो कौन से में मान आपका ज्यादा आ रहा है। तो आप देखेंगे कि इस बिंदु पर आपका मैक्सिमम मान आ रहा है और वो कितना आएगा 17। ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। यानी ये सारे मान है ना, इसके अंदर रख दो, x की जगह 5, y की जगह 7, z की जगह 0 तो रखेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। अब देखो एक आधारी हलों की संख्या, एक प्रकार से और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, समझ गए ना। ये आधारी हल पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसमें। आधारी हलों की संख्या, आधारी हलों की संख्या, चीजें फटाफट हम कर रहे हैं भाई रिवीजन में, ऐसे ही रिवीजन हमारा होता है। देखो x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बराबर 5, 3x प्लस का 5x2 प्लस का 3x3 बराबर 6। अब देखो इसमें पूछा है कि आधारी हलों की संख्या, के आधारी हलों की संख्या आपसे पूछी है कितनी होगी, के आधारी हलों की संख्या। और सीधे तौर पर आप बता सकते हैं, देखो यहां पर क्या होगा अभी आपको जो दोनों समीकरण दे रखी हैं उनमें अनुपात चेक करना है। देखो इसका अनुपात कितना है, 1:3, 1:5 और 1:3। अब देखो सेम अनुपात के साथ हल नहीं हो सकता, इसके साथ इसका हल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो समान अनुपात हैं उनका सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0। समान अनुपात वाले का सारणिक का मान क्या होता है 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम आते हैं। पता है, आप जानते हैं, दो पंक्तियां सेम आ गई तो उसकी सारणिक का मान कितना होता है 0। तो यानी समान, यानी सारे अवयव समान होते हैं, तो यानी पंक्ति, दोनों की पंक्ति समान है। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं, देखो 1/3 1/3 ऐसे करेंगे तो 3 - 3 0, तो सारणी का मान 0 आ गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारणी का मान 0 नहीं आना चाहिए इस कंडीशन में। तो यहाँ पर सेम के साथ नहीं होगा, तो एक तो इस साथ इसके साथ हल हो गया, दूसरा भी इसके साथ हल हो जाएगा। तो यानी हलों की संख्या कितनी आ गई 2। ऐसे एक दो क्वेश्चन और भी मैंने नोट्सों के अंदर देख कर रखे हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया भाई आधारी हलों की संख्या। आधारी हल के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लाइन के बारे में बात करेंगे, कॉन्वेक्स सेट के बारे में हम बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस आगे वाली होने वाली हैं, तो देखते रहिएगा क्लासेस को और इन्जॉय करते रहिएगा। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।